होगी। तो पीरियड ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बाद पॉइंट ऑफ टाइम। पहले हम एक पीरियड डिसाइड करेंगे कि इस अवधि के दरमियान घटना के घटित होने की संभावना है, बल्कि हम चूंकि ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे इस अवधि में यह घटना घटित होगी। अगर हम उसमें असफल रहते हैं किसी कारणवश तो वह विवेचन के लिए प्रेरित करेगा, और वो विवेचना से जो निष्कर्ष निकलेगा निश्चित मानिए वो अमृत होगा। और कभी हम भविष्य में वैसी गलती नहीं करेंगे। जितनी गलतियां होंगी और हम उनको स्वीकार कर लेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, निश्चित मानिए हमारा ज्योतिष निरंतर उत्तम उत्तम और उत्कृष्ट होता चला जाएगा। तो कहीं भी कभी भी मेरा कोई प्रिडिक्शन, मेरा कोई भी कथन अगर खरा नहीं उतरता है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं। वह ये कह रहा है कि अभी आपको और मनन चिंतन की जरूरत है, आपको और गहराइयों में जाने की जरूरत है, और हमको और प्रयास करना है। जितना गहराई में जाएंगे समुद्र के मोती उतने ही ज्यादा और बढ़िया प्राप्त होंगे। मैं समझता हूं ऐसा प्रयास आप करेंगे, क्योंकि असफलताएं मिलेगी, असफलता ही हमको सिखाएगी, और सफलता एक तरफ हमको टॉनिक का काम करेगी, हमारे लिए ऐसा अमृत तत्व होगा जो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और असफलता हमको ये कहेगी कि तुम और उत्कृष्टता लाइए, और ज्यादा अच्छा होइए, और ज्यादा मार्ग मनन मंथन से उत्तम मार्ग, उत्तम कथन करिए। तो ये तो एक निरंतर प्रोसेस है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमको और आनंद की प्राप्ति होती जाएगी। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये आनंदमय ज्ञान है। इस आनंदमय ज्ञान से आप परमानंद को प्राप्त कीजिए। आपकी आत्मा खुश होनी चाहिए, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, और आपके तन में गुदगुदी होनी चाहिए। मतलब जब आप ज्योतिष दिखें तो आप इतनी प्रफुल्लता हो, इतना आपको लगेगा हाँ क्या क्या कितना दिव्य कार्य कर रहा हूं मैं, है ना। आपको ऐसा लगे कि दुनिया का सर्वोत्तम जो चीज है वो मुझको प्राप्त हो रही है। जिस भोजन से आपको जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो आपका पसंदीदा भोजन है, उससे भी ज्यादा आनंद आपको ज्योतिष में आना चाहिए। तब आपको प्रभु, तब आप मुझ पे कृपा बरसाएंगे। क्योंकि आनंद जब होता है, जहां सुगंधी होती है, वहीं स्वास्थ्य है, वहीं मन है, वहीं सफलता है। तो हमको आनंद में ही होना है ना। जैसे मां मृत्युंजय में भी हम कहते हैं सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। तो सुगंधि की पुष्टि करें और हमारे शरीर को आनंद में बढ़ाएं, प्रफुल्लित बढ़ाएं। तो ज्योतिष मार्ग से हम वह प्राप्त करने की कोशिश करें। तो उस संबंध में मैंने आपको जो जरूरी चीजें हैं वो बताने की कोशिश की, और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आज जितना हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप कुंडली देख के ये बता सकते हैं कि कुंडली में जो योग हैं वो क्या क्या हैं, घटनाएं हैं वो क्या क्या हैं, क्या धन की स्थिति है, क्या विवाह की स्थिति है, क्या संतान की स्थिति है, क्या शिक्षा की स्थिति है, कौन सा शिक्षा मार्ग उत्तम रहेगा, है ना, कौन सा मार्ग आजीविका के लिए उत्तम रहेगा, कौन सा मार्ग कर्म फल के लिए उत्तम रहेगा, और आत्मा का कर्म क्या है। जो व्यक्ति अपने मन से करना चाहता है वो कर्म क्या है, धनार्जन का कर्म क्या है, प्रफुल्लता का कर्म क्या है, विभिन्न रिश्ते किस प्रकार से हमको लाभ करेंगे, या उनसे हमको, यानी या तो हम उनका ऋण चुकेंगे या ऋण चुकाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें हमने बड़ी जो बेसिक लेवल पे चाहिए वो हमने सीखी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब विभिन्न जो चीजें आएंगी वो इन जो भी ज्ञान है ना, इसको और परिष्कृत करने का कार्य करेंगे, यानी कि और शुद्धता लाएगी। अब आपने शहद इकट्ठा कर लिया, आपने जंगल में घूम घूम के शहद इकट्ठा कर लिया, बाल्टी भर ली, अब उसके शुद्ध होने का समय है। जितना उसका मैल निकलता जाएगा शहद का, उतना वह क्लियर, साफ, सुगंधित और पौष्टिक
होता चला जाएगा। तो अब जो भी आगे करेंगे हम, जो भी का वह शुद्धता लाएंगे, प्योरिटी लाएंगे उसी, और उसको इंटेंसिफाई करेंगे, मार्ग पे बढ़ने के लिए और सहूलियतें पैदा करेंगे। तो उसी क्रम में षोडश वर्ग पे मैं इस लेवल में बात करना उत्तम समझता हूँ, षोडश वर्ग और षड वर्ग। देखिए, मैंने पहला चैप्टर, जब पहली क्लास का पहला चैप्टर लिया था, तो आपको बताया था कि जो उदित क्षितिज पे, पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदित होती है हमारे जन्म के समय, वही मेरा लग्न है। यानी कि मैंने आपको स्पष्ट किया था कि सूर्य और पृथ्वी के मिलन का जो बिंदु है मेरे जन्म के समय, वही मेरा लग्न है। यानी कि मैंने आपको ये बताया था कि हर ग्रह की दो गतियां हैं, एक वह अपने अक्ष पे घूमता है ना, और एक वह सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पृथ्वी, गणनाओं की आसानी के लिए सूर्य को पृथ्वी और पृथ्वी को सूर्य माना गया है। तो दो गतियां, परिक्रमण और परिभ्रमण, यानी 360 डिग्री का जो भचक्र है, अंडाकार जो भचक्र है, जो 23.5 डिग्री आज की तारीख में झुका हुआ है, यानी अयनांश उसमें 23.5 डिग्री है आज की तारीख में, उस पे जो अंडाकार पथ पे जो ग्रह विचरण कर रहे हैं वह 360 डिग्री में चल रहे हैं, ये हमको अच्छी तरह पता है। और हमने जो हमारी कुंडली बनती है वो 360 डिग्री का जो भचक्र है वह हमारी कुंडली है, उसको डायमंड शेप में हम अध्ययन कर रहे हैं। विभिन्न जगह विभिन्न विभिन्न प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन हम चूंकि उत्तर भारत में, तो हमारे यहाँ डायमंड शेप चलता है, जो जातक जो बनाते हैं हम, जिसमें चौखाने चौखाने बनाते हैं, तो उसको वो है, तो वह दरअसल में भचक्र है, 360 डिग्री है। आप अच्छी तरह जानते हैं उसमें 12 राशियां बैठती हैं, 12 भाव बैठते हैं, उसको हमने 12 भावों में बांटा है, उनमें 12 राशियां चल के आती है और 9 के 9 ग्रह उसमें विचरण करते हैं। आजकल 3 का और विश्लेषण हो गया, तो 12 के 12 ग्रह चल के आते हैं। नक्षत्र भी उन्हीं में राशियों के आधार पर अनुसार स्थापित होते हैं, ये हम जानते हैं। तो हमने पूरा विश्लेषण किया किसका, भचक्र का। जो मेरा जन्मांग है वह भचक्र है। बात आती है कि जब पृथ्वी का 12 मासी विचरण, यानी हर ग्रह का जो 12 जो विचरण है, भचक्र का एक चक्कर है, वह इतना महत्वपूर्ण है, तो उसका जो परिक्रमण है, जो वो अपने अक्ष पे घूमता है, तो चूंकि हम पृथ्वी निवासी हैं, तो हमारा अक्ष पृथ्वी का है, तो उसका कितना महत्व होगा, सोचिए आप, कम होगा या ज्यादा होगा, ये बताइए, कोई बताएंगे आप में से? हेलो हेलो, चलो सब, तो वह कम महत्वपूर्ण होगा, ज्यादा होगा, तो वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने क्या किया, हमारे ऋषियों ने क्या किया कि जो 30 डिग्री है, जो 30 डिग्री है, जो मेरा लग्न है, उसका विभाजन किया, यानी 30 डिग्री का फर्दन विभाजन करके उन्होंने विभिन्न वर्ग कुंडलियां बनाई। वह दरअसल में मेरे मिलन के समय जो पृथ्वी का 30 डिग्री का फैलाव था, वह सूर्य के साथ उसका क्या संबंध था, यानी कि पृथ्वी के परिक्रमण से ही तो, भाई सूर्य है, सूर्य पे पृथ्वी जब परिक्रमण करेगी तो उसका जो भाग सामने आएगा वही तो मेरी लगन उत्पन्न करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, वही तो लगन उत्पन्न करेगा। तो वह जो लगन उत्पन्न हुआ उसका मैं विभाजन करूं, और उसको जब बारीक कर उसके वर्ग बना के मैं अध्ययन करूं, तो उसका क्या परिणाम होगा, वह मेरी मेन कुंडली, मुख्य कुंडली जो भचक्र के आधार पर बनी है, उसको, उसके जो
विभिन्न कारकत्व है उनको प्रदर्शित करने में कार्य करेगा, उनको परिपूर्ण करने के लिए सहायक होगा। जैसे मेरी कुंडली है, उसका सप्तम भाव मेरा विवाह बताता है। सप्तम भाव विवाह नहीं है, वो मैंने आपको बता चुका। सप्तम भाव इज एबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर मैटिंग दैट कम्स फ्रॉम द 7th हाउस। इफ देयर इज मैलिफिकेशन, तो वो या तो आपको बहुत जल्दी मैच्योर कर देते हैं, या आपकी मैच्योरिटी को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। या तो मंगल वहां आपको बहुत मैच्योर कर देंगे, बहुत जल्दी मैच्योर कर देंगे, आप में परिपक्वता बहुत जल्दी आ जाएगी। और अगर वो बहुत ज्यादा बलवान हो गए तो आपकी मैच्योरिटी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दैट इज एबिलिटी फ्रॉम 7th हाउस। एंड विवाह जो होता है एक्चुअल में हमारा 9th हाउस है। जिस समय शास्त्र लिखे गए तो उस समय स्त्री या पुरुष की प्राप्ति जो है वह वही मैटिंग के लिए उस मतलब प्राप्ति उसी समय होती थी, इसलिए उसको विवाह से भी जोड़ दिया गया। लेकिन वास्तविकता में आज वह परिप्रेक्ष्य बदल चुका है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और विवाह जब मैं विस्तृत रूप से लूंगा तो और बताऊंगा आपको। तो उस विवाह को, यानी मेरे कलत्र को, यानी कि मेरे स्पाउस को जानने के लिए नवमांश की गणना की गई। नौवां भाव, नवमांश, नॉट सप्तमांश। आर यू गेटिंग? नवमांश, नवमांश, नवमांश एक ही बात है, यानी कि माई 9th हाउस, नॉट 7th हाउस। विच इज कलत्र स्पाउस। कौन सा षोडश वर्ग देखते हैं? दिस वन, नॉट दिस। आर यू गेटिंग? दिस, नॉट दिस, दिस इज मैरिज, दिस इज नॉट मैरिज, दिस इज एबिलिटी फॉर मैरिज, दिस इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस, टू प्रोगनी, टू बर्थ, दिस इज द मैरिज। सो नवमांश देखा जाता है ना, कलत्र के लिए नवमांश। हमारे हम चूंकि हिंदू रीति रिवाज से है इसलिए नवमांश। अगर मुसलमान की बात करोगे तो 10th हाउस। और अगर हिंदुओं में भी अगर सिर्फ प्योरली रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो 10th हाउस। लेकिन मुसलमानों में आपको 3rd हाउस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज एग्रीमेंट। वहां जो मेहर तय होता है वो एग्रीमेंट, दिस इज एग्रीमेंट। आवर धर्म, वहां एग्रीमेंट, वहां अनुबंध है शादी, हमारे यहाँ धर्म है। दिस इज द डिफरेंस। तो आप जब मुसलमान की शादी देखोगे तो आप नवमान से नहीं देख सकते, आपको ड्रेस कार्ड देखना पड़ेगा। तो मैं चलो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए नवमांश लिया गया, न कि सप्तमांश लिया गया। तो विवाह के लिए नवमांश का विश्लेषण किया जाता है। अब वो नवमांश क्या है? नवमांश क्या है कि मेरे जो 30 डिग्री का फैलाव है, जो 30 डिग्री का फैलाव, यानी मेरे लगन का जो फैलाव है, जिसने मेरे जन्म के समय वह बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी का मिलन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम के आई और सूर्य का रोटेशन है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि वाइस वर्सा होता है। तो जो मिलन हुआ उस 30 डिग्री क्षेत्र का जो विभाजन है वह वर्ग कुंडलियां कहलाती है। तो यह दरअसल में दिस इज ये परिभ्रमण और परिक्रमण 360 डिग्री। आप समझ रहे होंगे मैं समझाना चाह रहा हूं, शायद कुछ जवाब दें तो मेरे को थोड़ा आगे बढ़ने में आसानी। कोई भी एक बार मेरे को बताएं, थोड़ा मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। प्रणाम सर। महत्वपूर्ण। हाँ जी, हाँ जी कपिल जी। सर बिल्कुल, आपने जो बताया अभी कि सूर्य देव और पृथ्वी का जहाँ मिलन होता है वो लगन बनता है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा जन्म हुआ है तो उसका विश्लेषण ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुंडली में वही नवमांश उसी को मतलब विस्तृत रूप से बताया गया है, उसी भाव को। नवमांश नहीं, सारी 16 वर्ग कुंडलियां, जितनी भी वर्ग कुंडलियां आजकल तो 100 बनाई जाती है। तो वो जो 30 डिग्री है, हाँ, तो जो वर्ग कुंडली है वह मेरा परिक्रमण है, परिभ्रमण मतलब अक्ष पे घूमना। और जो मेरी नेटल चार्ट है वो मेरा परिक्रमण है, 360 में चलना। 2 गति है ना, तो एक गति पे तो अपन ने पूरा काम कर लिया। तो एक गति तो ये बता रही कि होगा कि नहीं होगा, और दूसरी गति से जो निष्कर्ष निकलेंगे 16 वर्ग से वो ये बताएंगे कि कार्य के होने की कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, या वह उसमें सहायक हो रही है या उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रही है।
कि जैसे, ठीक है ना, ठीक, यही कपिल जी समझ में आ रहा है? हेलो, चलिए, मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए मेरी कुंडली जो है मेरा विवाह बताती है, कि भाई विवाह अवश्य होगा। अब मेरा नवमांश, ये तो हो गया मेरा 360 डिग्री का आधार पर किया गया विश्लेषण, यानी कि पृथ्वी के पूरे 360 डिग्री में घूमने के आधार पर। अब पृथ्वी नहीं कहकर हम यहाँ सूर्य कहेंगे। अब मैं 30 डिग्री जो है वो क्या करिए, यानी परिक्रमण क्या करा है, ये तो परिभ्रमण हुआ, परिक्रमण क्या उसका, सॉरी, ये तो परिक्रमण हुआ, परिभ्रमण क्या करा है, उसका अक्ष में घूमना क्या करा है, तो वह मेरे को षोडश वर्ग कुंडलियों से प्राप्त होगा। तो मैं उसमें क्या देखूंगा, नवमांश। अब मैंने कलत्र के लिए कुंडली बनाई, स्पाउस के लिए कुंडली बनाई, वैवाहिक जीवन के लिए। अब इसमें जो वर्णन आ रहा है ना, वो इसके 9 भाग कर रहा हूं मैं, इसके 9 भाग कर रहा हूं, यानी 30 डिग्री में 9 का भाग दूंगा तो मेरा एक अंश कितना होगा, 3 20 का। तो अब इन 3 20 के आधार पर मैंने पूरी 12 के 12 भावों की गणना करूंगा और मेरे ग्रहों को उसी आधार पर विस्तृत रूप से स्थापित करूंगा, यानी इसका फैलाव है ये, इस 30 डिग्री का फैलाव है ये। अब चूंकि इसका है तो हर भाव का यही बनेगा, इसका बनेगा तो हर भाव का यही बनेगा। या थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई मेरे को तो इसका करना है तो भी यही बनेगा, है ना। इसको और थोड़ा मैं क्लियर करूंगा आगे, ठीक है। तो अब इस विवाह की अगर ये भी इसको सहायता करता है, मान लीजिए मेरा सप्तमेश मेष लग रहा है, सप्तमेश यहाँ पे सुख भाव में आता है, सप्तमेश सुख भाव में आता है, तो मेरा वैवाहिक जीवन, मेरा विवाह होने से मेरे सुख की उत्पत्ति होगी, ये बताते हैं। अब सप्तम भाव का स्वामी मान लीजिए यहाँ बैठा है और यहाँ पे जाके यहाँ बैठता है, तो अभी वह शुभ उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे विवाह की संभावना बन रही है और यहाँ पे और ज्यादा अच्छी स्थिति बन रही है। ये राशि कहाँ गई, यहाँ राशि का स्वामी कहाँ गया, तो ये इसको होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाएगा या घटाएगा। अब इसके विपरीत मान लीजिए जो नवमांश बना उसमें सप्तम भाव सप्तमेश खराब हो गया, यहाँ सप्तम भाव की राशि अष्टम में चली गई, है ना, तो ये विवाह को दूषित करेगा, यानी विवाह इतना उत्तम नहीं रहेगा। ये तो मैं नवमांश नहीं समझा रहा हूँ अभी आपको, मैं एक बता रहा हूँ अभी मैं वर्ग कुंडलियों की बात कर रहा हूँ, नवमांश वगैरह होगा तो अलग बात करूंगा। तो ये समझ में आ रही है आपको बात? तो इसी क्रम में, हाँ जी हाँ जी आ रहा है, समझ तो आ रहा है। फिर थोड़ा बोर्ड में थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, बोर्ड में थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, दिख नहीं। अच्छा, तो यार ये तो कैसे सोल्व करूं, लाइट बंद हो जाएगी, देखता हूँ। अब 360 डिग्री का जो परिणाम है वो मेरा ये है, तो मेरा जो 30 डिग्री का विस्तार है वो है मेरी वर्ग कुंडलियां है। अब वर्ग कुंडलियों में हमारे ऋषियों ने जो मेरे भाव हैं, जो मेरे 12 भाव हैं और उन 12 भावों को मैंने विशेष नाम दिए हैं, उन नामक के अनुसार ही वर्ग कुंडलियों का नामांकन किया है ना, उनके हिसाब से ही वर्ग कुंडलियों का नामांकन किया है, ठीक है ना, और उसी प्रकार से विभाजन करके स्थापित किया है। और उनके पार्श्व में उन्हीं ग्रहों को जो प्रभावित करते हैं उनको ही रखा गया है, यानी उन्हीं को उसका प्रभुत्व दिया गया है ना, उसका प्रभुत्व उन्हीं को दिया गया है। वो मैं अभी आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब तक तो समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ी बात करते हैं। हाँ उत्तम जी। हाँ सर, समझ आ रहा है सर। विकास जी
सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, वो पकड़ रहे हो आप पूरी तरह? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सोनिया जी। यस सर, समझ में आ रहा है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, है ना। भाई आपसे कोई पूछे कि षोडश वर्ग कुंडलियां क्यों बनाई जाती है? आजकल तो षोडश वर्ग नहीं, 100 कुंडलियां भी बनती है, D100 भी बनती है, D100 भी बनाते हैं। डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन 100 of which that is lagna, of the lagna, and when the lagna is 30 degree, so every house of mine is 30 degree. So similarly that will applicable on the all houses, but which will make a difference, वो मैं आगे बताऊंगा। how ये भी आपके दिमाग में रखना, ये बहुत बड़ी बात है, ये स्टेप नहीं करनी चाहिए कि विभिन्न भागों के हिसाब से उसका क्या परिणाम होगा, या ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप पकड़ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी मैं थोड़ा सा ऊपर का ज्ञान ले रहा हूँ, थोड़ा डेप्थ है इसमें, थोड़ा सा आप अपना मन मस्तिष्क थोड़ा ज्यादा लगाना, थोड़ा सा मनन चिंतन के स्तर पे आना। देखिए ये मेरा लग्न है, इसको मैं तन भाव कहता हूँ, ये मेरी होरा भी है ना। तो इसके जब मैं दो भाग करता हूँ, देखिए पहली मेरी जो कौन सा है, D1 यानी कि जातक यानी लग्न। दूसरा जब मैं इसके दो भाग करता हूँ 15-15 डिग्री के, तो वो कहलाती होरा, 15 डिग्री और 15 डिग्री। अब होरा का जो स्वामित्व दिया गया वो किसको दिया गया? सूर्य और चंद्र को। क्यों? क्योंकि वो दोनों लग्न है, ये लग्न है पूर्ण, तो इसके दो लगन में बांट रहा हूं, तो दो अन्य लगन सूर्य और चंद्र, तो उनको दिया गया है। तो सूर्य में कौन से ग्रह जाएंगे, चंद्र में कौन से ग्रह जाएंगे, जब बनाना बताऊंगा तब बताऊंगा। तो इसके दो हिस्से किए जाते हैं, है ना, सूर्य और चंद्र। होरा 0 से 15, 15 से 30, यानी कि एक होरा 15 डिग्री की होती है, और सारे ग्रहों को सम विषम के आधार पर विभाजित करते हुए और सूर्य की होरा में और चंद्र की होरा में ले जाया जाता। विश्लेषण कैसे किया जाता वो आगे बताऊंगा। मैं इसके 3 टुकड़े करता हूं। तीसरा भाव, मेरा तीसरा भाव, ये दूसरा भाव है, यानी इसको किसके लिए देखेंगे? धन संपदा। दूसरा भाव किसका है? धन का है ना, धन संपदा। संपदा यानी धन, कैश, और उसके अलावा मान लीजिए मेरे पास हीरे मोती, एफडी, हुंडी, सोना चांदी या अन्य कोई ऐसी स्थिति जो धन कारक होती है, वह है, वो धन कहलाती है ना। तो ये धन संपदा हो रहा। 3 भाग करता हूं मैं, तो दृश्यकांड मैं इसके 3 भाग करता हूं, तो 30 में 3 का भाग दूंगा, 30 में 3 का भाग दूंगा, तो 10 डिग्री का एक दृश्यकांड। तो दृश्यकांड तो होरा के बाद दृश्यकांड। अब दृश्यकांड मेरा तीसरा भाव है। तो मैं एक चीज बताइए आप, द्वितीय भाव से क्या धन ही देखा जाता है? मेरे को शिक्षा देखनी तो भी मेरे को होरा देखनी चाहिए, मेरे को कुटुंब देखना तो भी होरा देखनी चाहिए, मेरे को सुशीलता देखनी है तब भी होरा देखनी चाहिए, मेरे को सौम्यता देखनी है तब भी होरा देखनी चाहिए, व्यक्ति की सुंदरता देखनी है तब भी होरा देखनी चाहिए, है ना, व्यवहार विधि देखनी है तो भी होरा देखनी चाहिए, मेरे को व्यक्ति के संस्कार देखने तो भी होरा देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए? तो वह सब चीज यहाँ जो सेकंड से देखते हो वो सब होरा से देखे जाएंगे, जो तृतीय से देखते हो वो सब दृश्यकांड से देखे जाएंगे। प्राइमा फेसी प्राइमरीली वो मंगल है, भाई के लिए देखते हैं, तो उसको नाम क्या दे दिया? भाई बहन, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उसमें तेजी, पराक्रम, साहस, जोश, जुनून, कुछ कर गुजरने का जज्बा,
है ना, आजीविका, पड़ोसी, परिश्रम, कॉलीग्स, उत्साह, उमंग, हॉबीज, ड्रीम्स, डिजायर्स, है ना, कुछ करने का जज्बा, लगन। लगन देखना चाहूंगा तो मेरे को देश का नहीं देखना चाहिए, जुनून, जोश, ये सब देखने तो मेरे को देश का देखना चाहिए। ठीक है ना। अब आजीविका का वर्णन करेंगे हम, तो आजीविका में सीधा आदमी जाएगा 10 मास देखेगा, अरे भाई 10 मास नहीं। आजीविका एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसको पेट भरने के लिए कमाना है, तो वह देशकांड देखो आप। परिश्रम की क्या स्थिति है वो देशकांड देखो। उसका जीवन खुद कमा के पेट भरेगा या दूसरों पे पेट भरेगा। अगर आपको उसकी बुद्धि देखनी है, देशकांड देखो। सबकॉन्शियस माइंड देखना है, देशकांड देखो। उसकी क्रिएटिविटी देखनी है, क्या रिसर्च पावर देखनी है, आप देशकांड देखिए। तो जो कुछ थर्ड हाउस से देखेंगे दैट विल बी फ्रॉम देशकांड। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, बिल्कुल ठीक है। अब त्रिशांश, बाकी पे आऊंगा मैं। त्रिशांश, अब त्रिशांश का एक्चुअल नाम पंचमांश है। पंचमांश अलग बनता है, लेकिन त्रिशांश का मतलब होता है जब हम कुंडली के 5 टुकड़े करते हैं, है ना। 30 डिग्री में जब 5 का भाग देते हैं तो 6 डिग्री का एक बनता है। उसमें त्रिशांश बनाने की विधि थोड़ी अलग है कि विषम राशि में 0 से 6, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से, इस तरह से तो चेंजेस होता है उसमें। 0 से 6 से शुरू होता है, कहीं 0 से 5 से सम विषम में बनाते वक्त, वो थोड़ी सी अलग विधि है। लेकिन है दरअसल में वो क्या, पंचम भाव का विभाग, वर्ग कुंडली। क्या है वो? पंचम भाव की वर्ग कुंडली। त्रिशांश कभी भी ज्योतिष की व्यक्ति को सब कुछ एस्केप कर दे, नवमांश त्रिशांश देशकांड एस्केप नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली का सही विवेचन व्यक्ति को करना है, त्रिशांश कभी नहीं भूलना चाहिए। इसको नाम दिया है अरिष्ट। अब आप नाम से देखोगे तो आपका मन करे, आपका मन में आएगा कि अरे तो 6ठे और 8वें की होनी चाहिए, आएगा ना। नाम से भ्रमित मत लीजिए कि यहाँ का अरिष्ट यानी इस कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो गया, या ज्यादातर ग्रह नीच और अस्त तो इसमें पता नहीं चलेगा, या पीड़ित हो गए, अशुभ भाव में चले गए, तो पूरी कुंडली का बल निकल जाता है। यानी जिसका त्रिशांश बलवान वो जीतेगा ही जीतेगा। मैं आपको विलक्षण बात बता रहा हूं, चाहे आपके इष्ट की सिद्धि हो, आपके अंदर चीजों को ग्रेस्पिंग पावर हो, स्मरण शक्ति हो, आपकी चीजों को खोलने की पावर हो, विवेक हो, मेघा हो, प्रतिभा हो, जीवन में उत्साह हो, उमंग हो, पद हो, पूजा हो, पूर्व जन्म के शुभ कर्मों की उत्पत्ति हो, वर्तमान जन्म के कर्मों से शुभ प्रारब्ध करने की ताकत हो, जीवन में मनोरंजन हो, उच्च पद पे पहुंचने की संभावनाएं हो, जुआ सट्टा, अचानक धन प्राप्ति का योग हो, जुआ सट्टा लॉटरी हो, आपकी पूजन विधि हो, आपकी इष्ट की सिद्धि जो मैंने बताया, ये सब चीजें पंचम भाव से आएगी। संतान हो, अब संतान में लोग सप्तमांश को देखते हैं, बताइए क्यों? आप बताओ। भाई मेरी लीगल संतान मेरी पत्नी से ही होगी, यानी कि जिससे मैंने मैच किया है लीगली, वही मेरी संतान बनी। लेकिन संतान दरअसल में है पंचमांश। संतान की संपूर्ण स्थिति वो होगा नहीं होगा बताएगा, ये बताएगा कि संतान कैसा होगी, संतान से आपको क्या प्राप्ति होगी। इसीलिए वराह मिहिर ने स्त्री जातक का संपूर्ण वर्णन पंचम भाव से दिया है कि भाई संतान कब होगी? जब मेरे पास स्त्री होगी, मेरा विवाह होगा, तो यही मेरे को बताएगा कि मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा। अब जिससे विवाह हो गया, अब वो मेरी संतान किस प्रकार उत्पन्न करेगी वो स्त्री के ऊपर निर्भर है। तो जारज करेगी,
वो सब आप दिमाग लगाइए। तो एक विशेष, तो बात कहाँ छिपी हुई है देखिए आप, तो कोरिलेशन किस तरह से है, तो मेरा त्रिशांश, राइट, तो वह मेरा त्रिशांश है। त्रिशांश यानी अरिष्ट नहीं है, लेकिन इसका अशुभ होना पूरी कुंडली को अरिष्ट बना देता है। अब मेरे पूर्व जन्म के कर्म, शुभ कर्म यही है। अगर त्रिशांश में पापत्व हो गया तो मैं पाप लेके आया हूं, समझ लो आप मेरी बात, राइट। ये मेरा त्रिशांश। त्रिशांश के बाद षोडश वर्ग में द्वादशांश, 1 2 3 4 5, द्वादशांश और त्रिशांश, दृष्कांड, चतुर्थांश लेंगे क्या? नहीं, लगन लेंगे, होरा लेंगे, दृष्कांड लेंगे, त्रिशांश लेंगे, द्वादशांश लेंगे, नौमांश लेगा, सॉरी नौमांश मैं पहले लेता हूँ, नौमांश, ये मेरा नौमांश। यानी कि जो भी चीजें आप नवम भाव से देख रहे हैं उनका विस्तृत विश्लेषण आपका नौमांश है। हम धर्म है, धर्म के प्रति आस्था है, निष्ठा है, कर्तव्य है, कानून है, उच्च शिक्षा है, उपदेशकता है ना, गहराई है, दान है, धर्म है, विदेश यात्रा है, विदेश यात्रा से सफलता है, हवाई यात्राएं हैं, दीर्घ दूरी की यात्राएं हैं, शिप यात्राएं हैं, शिप का बिजनेस है,